अभी तक आपने सुना तुम्हारी मासी तुमसे इतना भड़की क्यों रहती हैं। मैंने जब भी उन्हें तुम्हें देखते हुए पाया तो वो गुस्से में और बुरी तरह सुलगी हुई दिखाई दी हैं। आखिर ऐसा क्यों? और तुम उनकी बहन की बेटी हो और देखा जाए तो वो माँ ही जैसी हैं तुम्हारी, पर उन्हें देखकर लगता है जैसे वो तुमसे बहुत गंदी वाली चिढ़ी हुई हैं। जान सकता हूँ ऐसा क्यों है? उसके सवाल पर रूहानी खामोश होकर अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देखने लगी। अब आ गई। रूहान ने जब रूहानी से मासी का उसके साथ बेरुखी का कारण पूछा तो वो खामोश होकर बस अपनी अंगूठी को घूरे जा रही थी। रूहान ने देखा कि रूहानी उसकी बात का जवाब नहीं दे रही थी, तो उसे लगा शायद वो कहीं खोई हुई है, जो उसने उसे कुछ कहा नहीं। उसने एक बार फिर उससे पूछा, मैंने पूछा कि तुम्हारी मासी तुम पर इतना गुस्सा क्यों करती हैं? आखिर तुमने ऐसा क्या बिगाड़ा है उनका? इस बार पूछने पर रूहानी ने कुछ बोल तो नहीं रही पर उठ के जाने लगी, तो रूहान ने उठ के उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया और अपने पास खींच लिया। उसके दोनों बाजुओं को कस के पकड़ते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए वो बोला, आखिरी बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं जब कुछ पूछता हूँ तो उसका जवाब दिए बिना कोई ऐसे मुझे इग्नोर करके जाए तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो अब मेरे सवाल का जवाब दो और फिर यहाँ से जाओ, वरना कोई बात नहीं, इस ठंड की रात में पूरी रात ऐसे ही तुम्हें खड़ा रह सकता हूँ। तो अब बोलना है या नहीं? उसकी बात पर रूहानी, जो अभी तक उससे नज़रें चुरा के खड़ी थी, उसने अपनी पलकों को उठा के उसकी तरफ देखते हुए कहा, ज़रूरी नहीं होता ठाकुर साहब कि हर बार इंसान आपके कहे मुताबिक चले। ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई आपकी बात सुने, उसका जवाब दे। नहीं देना मुझे जवाब। ये बोल रूहानी उसे धक्का देकर जाने लगी, तो रूहान ने उसके साड़ू का पल्लू पकड़ लिया, जिससे रूहानी रुक गई। उसने घबरा के पीछे मुड़ के देखा तो रूहान उसका पल्लू पकड़ के खड़ा था। रूहानी को डरा देख रूहान ने अचानक से उसका पल्लू छोड़ा तो पल्लू उड़ के हवा से फर्श पर गिर गया। ये देखकर एक वक्त के लिए रूहानी बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने जल्दी से अपना मुंह रूहान की तरफ से घुमा लिया। रूहान ने भी अपनी नज़रें फेर ली थी। रूहानी अपने पल्लू को बिना देखे लेने लगी, पर वो उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। वो घबराई हुई बस एक हाथ से अपने आप को ढके खड़ी थी। तभी रूहान ने धीरे से उसका पल्लू उठाया और उसे रूहानी को ठीक से उड़ाते हुए उसके पास आया। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था और ज़रूरी नहीं कि आप सभी की बातें माने। आप वो कर सकती हैं जो आपका मन करे। मैंने सवाल पूछा वो मेरे जेहन में था इसलिए, पर आपको नहीं। वो इतना ही कह पाया कि तभी रूहानी ने सर नीचे किए उससे कहा, बस ये समझ लीजिए ठाकुर साहब, जिनके पास पिता या उनका नाम नहीं होता, दुनिया वाले उसे बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं और उन्हें एक ही नाम देते हैं और वो है नाजायज़। और मैं भी एक नाजायज़ औलाद हूँ। मेरे बाप के बारे में दुनिया क्या खुद भी मैं नहीं जानती। ये बोल वो वहाँ से चली गई। रूहान हैरान सा उसे जाते हुए देख रहा था। उसके दिमाग में वो शब्द घूम रहा था जो इस वक्त रूहानी उसे बोल के गई थी। वो वापस अपनी छत पर चला गया और ऊपर बने कमरे में जाकर लेट गया। रूहान ने अपने लिए छत पर भी एक कमरा बनवाया था, क्योंकि उसे तारों से भरा हुआ आसमान देखना बहुत अच्छा लगता था। रूहानी जब नीचे आई तो रूपा सो रही थी। वो भी जाकर बगल में लेट गई और ना जाने कब वो रोते हुए सो गई। सुबह का वक्त रूपा और रूहानी दोनों ही जल्दी उठ के रेडी होकर नीचे चली गई थी। उन्होंने देखा साची जी पहले से ही पूजा घर में थी। रूहानी अंदर आते हुए बोली, आंटी जी आप भी आ गई? लगता है आज हम दोनों ने लेट कर दिया है आने में। साची ने पूजा की थाली को सजाते हुए कहा, नहीं, आप दोनों वक्त से हैं, पर हम ही आज जल्दी आ गए हैं। वैसे आज की पूजा हम खुद करेंगे, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। ये सुन रूहानी ने मुस्कुरा के कहा, अरे कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी, ये तो आपका हक है और इससे अच्छी बात क्या होगी जो घर की मालकिन आज पूरा पूजा करें। तो आप जल्दी से पूजा करें और तब मैं आपको आज स्पेशल नाश्ता बना के खिलाऊंगी। ये सुन साची जी हंस दी और उनके साथ रूपा भी। साची जी ने रूपा को देखकर पूछा, रूपा आप ठीक हो ना? जी बड़ी माँ। उसकी बात सुनकर साची जी ने पूजा शुरू की। जब तक पूजा ख़त्म हुई तब तक वो वहाँ से सब आ चुके थे। उन्होंने सबको आरती दी और आरती की थाली रूहानी को पकड़ा के उसे रखने को कहा। रूहानी ले जाकर के थाल रखाई। इस वक्त वहाँ सब मौजूद थे। सिर्फ 3 लोगों के, एक तो थे बड़े ठाकुर, दूसरी वो औरत
जो बड़े ठाकुर के साथ आई थी, और तीसरा रूहान जो कभी आता ही नहीं था। सोम भी वहीं था। जब वो भी सबके साथ जाने लगा तो बड़े ठाकुर ने पीछे से आवाज़ देते हुए उसे रोका। सोम ठाकुर रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है। उनकी आवाज़ सुन सब उनकी तरफ देखने लगे। सोम ने रुककर पीछे मुड़ के देखा तो बड़े ठाकुर साहब खड़े थे और उनके पीछे वो औरत थी। रूहानी ने उस औरत को देखकर धीरे से रूपा से पूछा, ये औरत जो बड़े ठाकुर के पीछे जेवर की दुकान बन के खड़ी है वो कौन है? इस पर रूपा ने उसकी तरफ बिना देखे बस उसकी तरफ कुछ झुक के कहा, अरे यही तो वो चुड़ैल है जिसकी वजह से बाप बेटे अलग हो गए हैं। अरे नागिन है पूरी। मतलब ये वही है केसर? हाँ दीदी ये वही है, अब चुप करके खड़े हो जाओ। रूपा के ये कहने पर रूहानी शांत खड़ी हो गई। जी कहिए क्या बात है बड़े पापा? सोम ने बड़े ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा। बड़े ठाकुर ने उसे गुस्से वाली नज़र से देखा और उससे बोला, कल जो तुमने किया वो इस महल के लिए बहुत शर्म की बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये गलत काम करने की? रूपा से माफ़ी मांगे आप, वरना हम आपको इस महल से निकाल के फेंक देंगे। सोम ने अपनी गलती पर बिना पछताते हुए उनसे कहा, क्या गलत है? अरे ठाकुरों का तो ये जन्म से ही हक होता है कि वो किसी को भी अपना बना सकते हैं, कितनी भी शादियाँ कर सकते हैं। अब मैंने जरा सा मन बहला लिया तो क्या हो गया, इसमें इतनी बड़ी बात तो है नहीं। और माफ़ी मुझे नहीं, उस रूहान को मांगनी चाहिए जिसने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया। उसकी बात सुन वहाँ खामोश खड़ी केसर ने अदा के साथ कहा, वैसे बात तो सोम ठाकुर से ही बोल रहे हैं। आखिर सोम जी ठाकुर हैं और ठाकुरों का ये सब करना बहुत ही मामूली बात होती है। वैसे भी रूपा एक नौकरानी ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? तब तो आपको भी 15 साल पहले जो इंसाफ मिला वो नहीं होना चाहिए था। फिर तो उस रात जो बड़े ठाकुर ने किया वो भी ठाकुरों की आदत में शुमार होता है। और एक मामूली सी नाचने गाने वाली लड़की के साथ एक रात अगर ठाकुर साहब ने बिता ही लिया था तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया था। तब तो 15 साल पहले जो न्याय हुआ था वो गलत था। एक नाचने वाली को ठाकुरों की बहू बनाना गलत था। सब ने जब देखा तो रूहान उसकी बात का जवाब देते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। केसर ने अपनी इंसल्ट होते हुए देखा तो उससे बोली, ए छोकरे। उसके इतना कहते ही रूहान ने तेज़ आवाज़ में उससे कहा, रूहान सिंह ठाकुर मेरा नाम है, भूलना मत। अपनी औकात के शब्द अपने तक रख, वरना कहीं मैं कुछ करने पर आया तो तुझे राजस्थान छोड़ हिंदुस्तान भी कम पड़ेगा भागने को। तो वहीं तक रहे जहाँ तक हद है। और रही बात माफ़ी की तो वो तो सोम भैया को मांगनी ही होगी। तो इस पर सोम ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये सब बात चली रही थी कि तभी सोम के पिता सोहम और उसकी माँ सुनंदा जी अंदर आए। वहाँ का माहौल ऐसा देख सोहम ने बड़े ठाकुर से पूछा, बड़े भैया क्या हुआ और ये क्या माफ़ी की बात चल रही है? बड़े ठाकुर ने सोहम की तरफ देखकर कहा, छोटे तुम्हारे इस बेटे ने रूपा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। हमने उसे माफ़ी मांगने को कहा है पर यह है कि अपने गुरूर में है। ये सुनते ही सोहम ने गुस्से में कहा, बड़े भैया ने जो कहा है वो सुन लिया ना, चल अब माफ़ी मांग उस लड़की से। सोहम की बात पर सोहम ने कहा, आप पागल हो गए हैं, मैं इस 2 टके की लड़की से माफ़ी मांगूंगा? आपको कैसे लगा? मैं ये नहीं करने वाला। अगर तुमने ये नहीं किया तो इस महल में नहीं रह सकते, इसलिए फैसला तुम पर है। बड़े ठाकुर की बात सुन सब उनकी तरफ देखने लगे। सुनंदा जी ने ये सुनते ही सोम के पास आकर उसके कान में कहा, चुपचाप अपने इस नाक को नीचे कर और माफ़ी मांग इस लड़की से, नहीं तो इस महल से गया तो सोच ले क्या होगा। सुनंदा के कहने पर सोम सोचने लगा। उसने सोच समझकर गुस्से में रूपा से कहा, माफ़ कर दो मुझे। रूपा ने उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं बड़े भैया। उसकी बात पर सोम गुस्से में बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सोहम ने जाकर बड़े ठाकुर के पैर छुए। रूहान वापस से अपने घर की तरफ जाने वाला था कि तभी साक्षी जी ने उसका हाथ पकड़ के उससे कहा, नाश्ता कर ले तब जाना। नहीं माँ, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो उसके लिए रेडी होना है। ये बोल वो चला गया। रूहानी उसे जाते हुए देख रही थी। साक्षी जी ने उससे सब के लिए नाश्ता लगवाने को कहा और उसे अपने साथ ले गई। रूहानी और रूपा उनके कहने पर उनके साथ चल दिए। साक्षी जी ने एक थाली सजाई और उसे रूहानी को देते हुए कहा, इसे उस खड़ूस को खिला के ही आना, वरना आज हम भी कुछ नहीं खाने वाले। तो जा अब और खिला के आओ। उनके कहने पर रूहानी ने थाली ले तो ली पर उसे डर लग रहा था। इधर रूहान अपनी मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था। उसने शर्ट पहनी और उसके बटन लगाने लगा। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। वो रेडी होकर अपना कोट लेकर जैसे बाहर आया, सामने रूहानी उसे खाने की थाली लिए खड़ी दिखाई दी।
रूहान कुछ बोल पाता इससे पहले रूहानी ने ही बोलना शुरू किया। देखिए, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, मेरा जरा सा भी मन नहीं था यहाँ आने का, पर आंटी जी ने कहा कि अगर मैं आपको खाना खिलाए बिना आई तो आज पूरे दिन वो भी खाना नहीं खाने वाली है, तो प्लीज़ आप खा लें ज़रा सा, फिर चाहे तो मुझे भी भर के डांट लेना, मैं सुनने को भी तैयार हूँ, पर आप बिना खाए मत जाइए प्लीज़। ये सब रूहानी एक सांस में बोल गई। रूहान बस उसे देख रहा था। उसने बिना कुछ कहे आकर सोफे पर बैठ गया। रूहानी समझ गई कि रूहान मान गया है, इसलिए उसने भी जल्दी से खाने की थाली ले जाकर उसके सामने वाली टेबल पर रख दी। रूहान ने खाना शुरू किया तो रूहानी गई पानी ले आई। रूहान खा रहा था और रूहानी खड़ी देख रही थी। रूहान बस शांति से खाया जा रहा था। रूहानी ने अपने मन में कहा, सब अच्छा है, पर यह समझ नहीं पाई ठाकुर साहब की आपने कभी क्यों ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपके पिता सच में दोषी थे या नहीं। आखिर सिर्फ आपने उसे जलती फिरती जेवर की दुकान की बात कैसे मान ली। आप अपने पिता से 1500 साल दूर रह गए, पर इन 15 सालों में आपने ये क्यों नहीं जानने की कोशिश की कि वो बेगुनाह भी तो हो सकते हैं। घुटन नहीं होती आपको इस तरह रहने पर? बहुत नहीं, पर कुछ तो आपकी आंखों में दिखता है। वो यही सब सोच रही थी कि तभी रूहान ने उससे कहा, मीठा नहीं है क्या? उसके ये कहने पर उसका ध्यान गया और उसने कहा, नहीं वो तो नहीं है, पर आप रुकें, मैं आती हूँ। ये बोल वो रसोई घर में चली गई और जल्दी से कटोरी में कुछ ले आई। रूहान उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। रूहानी ने जो एक रोटी बची थी उसे हाथों से दूध में मिक्स किया और रूहान की तरफ कटोरी बढ़ा के कहा, लीजिए मीठी दूध रोटी, बहुत अच्छी होती है, दीदी मुझे अपने हाथों से खिलाती थी, आप भी खा के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। रूहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसे मैं भी अपने हाथों से ही खाऊं या फिर चम्मच भी मिलेगा मिस रूहानी? इस पर रूहानी ने कहा, माफ़ करें, पर अभी आपका किचन ठीक से नहीं है तो सामान खोजने में बहुत वक्त लग रहा है। ये तो कटोरी इतनी मुश्किल से मिली है, पर रुकिए, इसका भी उपाय है। ये कहते हुए उसने कटोरी में से लेकर मीठी दूध रोटी अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। रूहान उसे देखे जा रहा था तो रूहानी ने कहा, जल्दी मुंह खोले, नहीं तो आपको भी लेट हो जाएगा। उसके कहने पर रूहान ने मुंह खोल थोड़ा आगे आया तो रूहानी ने उसे खिला दिया। उसने जैसे ही खिलाया वैसे ही नील कुछ लोगों के साथ अंदर आते हुए बोला, सर चले? उसे देख रूहान ने उसे हाथ से इशारा करके कहा कि वो रेडी है चलने को। तो रूहानी ने उससे कहा, अरे ठाकुर साहब, इसे ख़त्म करके तब जाना, नहीं तो आंटी जी मुझे डांटने लगेंगी, बस थोड़ा सा है। ये कहते हुए उसने दूसरा कोर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो रूहान ने इस बार भी उसकी बात बिना किसी बहस के मान लिया और नील को कहा, बस 2 मिनट रुको, और ये बोल वो रूहानी के हाथों से खाने लगा। रूहानी ने जल्दी से उसे खिलाया और रूहान ने अपनी फाइल नील को दी और पानी पीते हुए वो बाहर निकलने लगा। पर आज नील को ये देख के अजीब लगा कि रूहान किसी लड़की की बात मान रहा था। रूहान के जाने के बाद रूहानी ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, अजीब बनता है, एक शुक्रिया तो बोल ही सकता था, पर नहीं, खाया और चला गया। ये बोल वो बर्तन उठा के जाने को हुई तो रूहान वहीं खड़ा था और इस बार फिर उसने सब कुछ सुन लिया था। ये देखकर रूहानी ने रोनी सूरत बना ली। रूहान पास आया और अपना फ़ोन उठाते हुए बोला, तुम्हारी इसलिए सुनी क्योंकि माँ की बात थी, वरना मैं किसी की नहीं सुनता। और दूसरी बात, मैंने कुछ ज़्यादा ही तुम्हें कह दिया था, इसलिए तो अब थोड़ा दूर रहो और अपना काम करो। ये बोल वो चला गया। रूहानी भी वहाँ से महल में चली आई। वो रसोई घर में जा ही रही थी कि बीच रास्ते में उसे केसर मिल गई। केसर ने उसका रास्ता रोकते हुए उससे कहा, वाह, तुम तो बड़ी तेज़ निकली, सीधा रूहान सिंह ठाकुर को इम्प्रेस करने चली हो, कमाल का दिमाग है तुम्हारा। वैसे अच्छा, ये बाप का नाम है नहीं और यार का नाम वजन वाला ही कि नाजायज़ शब्द ढक जाएगा इससे, लगी रहो। ये बोल वो वहाँ से चली गई। रूहानी के दिल पर एक बार फिर से चोट हुआ था ये सुनकर। केसर रूहानी को ताने देकर जा ही रही थी कि तभी सलोनी ने उसे रोकते हुए कहा, केसर जी जरा रुकिए। सलोनी ने केसर को ताने देते हुए सुन लिया था और इस वक्त वो बहुत गुस्से में थी। उसकी आवाज़ सुनकर केसर रुक गई और मुड़ते हुए उसे देखकर बोली, लगता है अपनी सास से बात करने की तमीज़ तुम्हें सिखाई नहीं गई है। तमीज़ तो मुझे इतनी सिखाई गई है कि इस वक्त मैंने आपको मेरी लाडो को इतनी बड़ी बात कहने पर भी आपके मुंह को तोड़ा नहीं, वरना अभी तक आपका मुंह मैं इस लायक नहीं छोड़ती कि तुम वापस कुछ कह सकती। और रही बात किसी को फंसाने की, तो मेरी बहन को छोड़ो, पहले खुद को देख लो। आखिर तुमसे अच्छा कौन जानेगा कि लोगों को फंसाते कैसे हैं। तुम भी तो बड़े ठाकुरों को फंसा के नाचने गाने वाली से इस घर की बहू बन बैठी।
सलोनी के कहने पर केसर का गुस्सा बढ़ गया और उसने उस पर हाथ उठा दिया, पर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये सब देख रूहानी डर गई थी। आदित्य के हाथ पकड़ने से केसर उसकी तरफ गुस्से में देखने लगी। आदित्य ने उसका हाथ झटक से उससे दूर करते हुए कहा, दोबारा ये गलती मत कीजिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बीवी और रूहानी से दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो सलोनी को पकड़ के जाने लगा। उसे जाता देख केसर ने कहा, बीवी की फिक्र है वो तो चलता है, पर साली की फिक्र कोई जीजा इतना कर रहा है वो तो बहुत बड़ी बात है। लगता है रिश्ता काफ़ी गहरा है। उसकी ये घटिया बात सुन आदित्य ने उसे बिना देखे कहा, जिस औरत को रिश्तों का मतलब ना पता हो, जिसका खुद का रिश्ता झूठ और फरेब का हो, उसे क्या पता रिश्ते क्या होते हैं। रूहानी मेरे और सलोनी के लिए हमारे बच्चे की तरह है, पर यह बात तुम जैसी औरत को कहाँ समझ आएगी। तुम जैसी औरतों को तो सिर्फ एक ही रिश्ता नज़र आता है, वो है गंदा झूठ फरेब का। ये बोल वो सलोनी को लेकर चला गया। रूहानी भी रसोई घर में चली गई। केसर पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। आदित्य सलोनी को कमरे में लेकर आया और उसे बैठाते हुए बोला, लेडी भीम, ये क्या था? मना किया था ना कि कमरे से मत बाहर जाना, फिर आप उनसे लड़ने चली गई। वहीं कुछ हो जाता तो? वो तो अच्छा था मैं वक्त पर आ गया था। अब दोबारा उस औरत के सामने मत जाना। मुझे क्या पड़ी है जो मैं उनके मुंह लगने जाऊं? वो तो लाडो को ताने दे रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उससे वो सब कहा। ये बोल सलोनी बिस्तर पर आराम से बैठ गई। कब तक आप और मैं उसके लिए खड़े रहेंगे? उसे भी खुद के लिए लड़ना होगा सलोनी। हम हर वक्त उसके साथ नहीं रहने वाले, इसलिए उसे खुद लड़ना आना चाहिए अपने लिए। ये बोल आदित्य ने उसे दवा खाने को दिया। सलोनी ने दवा ले लिया और खा लिया। आप आराम करें, दोपहर में अभी पुरोहित जी से बात होगी तो सभी को बुलाया जाएगा। आप भी चली आना रूपा और रूहानी के साथ। तब तक खबरदार जो यहाँ से कहीं गई तो। ये बोल आदित्य चला गया और उसे जाता देख सलोनी मुंह बना दी। दूसरी तरफ सोम के कमरे में बैठे के उसकी माँ सुनंदा जी उसे डांटे जा रही थी। क्या ज़रूरत थी एक नौकरानी के लिए इतना मरने की? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुँचती तो जानते हो क्या होता? तुम इस महल के बाहर होते। वो तो अच्छा हुआ केसर ने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया और मैं वहाँ से तुम्हारे पापा के साथ चली आई। दोबारा ये गलती मत करना सोम। मैं जहाँ तुम्हें रंजीत भाई साहब की गद्दी पर बैठाना चाहती हूँ, वहीं तुम खुद को उनकी नज़रों में गिरा रहे हो। खबरदार जो आज के बाद हमारे कानों में कुछ भी सुनाई दिया। सुनंदा जी उसे डांटे जा रही थी और वो शराब की गिलास लिए पिए जा रहा था। उसने गिलास पटकते हुए कहा, तो क्या करता? उसने मेरा मजाक उड़ाया था, हंस रही थी मुझ पर। सोम सिंह ठाकुर पर हंस रही थी। मैं अपनी बेइज्जती को कैसे सह लेता? इसलिए मैंने उसे उसकी औकात दिखानी चाहिए, पर उस रूहान के चक्कर में सब गलत हो गया। पता नहीं इस बार वो यहाँ कैसे रुक गया, पर अगली बार अगर वो मेरे काम के बीच आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ख़त्म कर दूंगा मैं इन दोनों बाप बेटों को। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और अपने गुस्से पर काबू रखो। पहले बड़े भैया की गद्दी मिलने दो, उसके बाद जो करना है करो। सुनंदा की बात सुन सोम अपने गुस्से को बस पी के रह गया। बात यह थी कि ठाकुर रंजीत सिंह 75 गांव के ठाकुर साहब थे और इन 75 गांवों में कुछ भी होता था उसका फैसला खुद ठाकुर साहब करते थे। पुलिस आती भी थी किसी मामले में तो भी बिना उनसे पूछे कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज तक ठाकुर साहब ने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी और वो खुद मुलजिम को किसी बड़ी गलती पर पुलिस को सौंप देते थे। उनके न्याय के आगे कोई नहीं खड़ा होता था। बड़े ठाकुर की कई सारी फैक्ट्री थी और एनजीओ भी थे जिन्हें सोम और आदित्य ही देखा करते थे। आदित्य ने तो अपनी मेहनत से अपनी खुद की भी फैक्ट्री खोली थी, पर सोम ने बस बड़े ठाकुर की खोली गई फैक्ट्री पर राज करना चाहा। रही बात रूहान की तो उसने 15 सालों से अपने पिता से कुछ नहीं लिया। 6 साल उसने कहाँ गुजारे, कैसे गुजारे, कोई नहीं जानता था। और उसी अकेलेपन में उसने किताबों का साथ लिया और अपनी पढ़ाई की और साथ ही बिजनेस भी। उसके पास जो भी संपत्ति थी या जो भी कुछ उसने बनाया था वो खुद अपनी मेहनत से बनाया था। सोम और उसकी माँ चाहते भी यही थे कि रूहान बड़े ठाकुर साहब से अलग हो जाए और ये हो चुका था। और अब सुनंदा की चाह थी सोम ठाकुर साहब की गद्दी पर बैठा देखने की और इसके लिए वो हर कोशिश कर रही थी। इधर रूहान अपनी एक मीटिंग के सिलसिले में जयपुर विनय सिंह राजपूत के महल आया था। विनय जी जयपुर के बहुत अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे आदमी भी थे। इनकी शादी हो रखी थी पर इनकी कोई औलाद नहीं थी। विनय जी की पत्नी सुलेखा जी एक बहुत ही अच्छी औरत थी।
विनय जी और रूहान बैठे किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे कि तभी सुलेखा जी चाय नाश्ता लेकर हॉल में आई। उन्हें आता देखकर रूहान ने खड़े होकर उन्हें नमस्ते किया। अरे बैठ जाओ रूहान, वैसे इस बार तुम यहाँ मिले, हमें बहुत खुशी हुई, वरना अक्सर साहब आपसे ग्वालियर ही मिलते थे, वो भी ऑफिस में। हमसे तो किसी पार्टी में ही मुलाकात होती थी। ये कहते हुए उन्होंने नौकर से ट्रे नीचे रखकर जाने को कहा। नौकर ने उनकी बात सुनी और ट्रे रखकर चला गया। रूहान ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैम, वो माँ को देखने आया था, उनकी तबीयत खराब थी तो इसीलिए यहाँ आना पड़ा और रुकना भी पड़ा। रूहान के कहने पर मिस्टर राजपूत ने कहा, हाँ हमने पूछा नहीं आपसे कि अब साची जी कैसी हैं, ठीक तो है ना वो? जी वो एकदम ठीक है। सुलेखा ने उसे नाश्ते की प्लेट देते हुए कहा, तो खाना खा के जाओगे ना भाई, हम तो तय कर चुके हैं कि दोपहर का खाना हमारे साथ खाओ तुम। इस पर रूहान ने जल्दबाजी में कहा, अरे नहीं मैम, रूहानी ने इतना खिलाया कि रात में भी भूख लगने वाली नहीं है अब। उसके मुंह से किसी लड़की का नाम सुन सुलेखा जी और विनय जी दोनों ही हैरान थे। सुलेखा जी तो उसकी टांग खींचते बोली, ये रूहानी कौन है रूहान? पहले तो कभी इसका नाम ही नहीं सुना था आपके मुंह से। उनके ये पूछने पर रूहान ने बात को पलटते हुए कहा, सर ये फाइल आप पढ़ के बता देना, अगर आपको सही लगे तो डील मैं मिस सारा के साथ ना करके आपके साथ करना चाहूँगा। तो अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोल के रूहान उठने लगा तो सुलेखा जी ने उसे देखते हुए कहा, कोई बात, पलटना तो रूहान सिंह ठाकुर से सीखे। वैसे इस बार आप बच गए, पर अगली बार आप बचने वाले नहीं हैं। उनके बोलने पर वो बस मुस्कुरा के उन्हें बाय बोल वहाँ से चला गया। मिस्टर राजपूत और सुलेखा उसे जाता देख हंस रहे थे। विनय रूहान के पापा के अच्छे दोस्त में से एक थे। रूहान उनकी बहुत इज्जत करता था। विनय जी रूहान के बारे में सब जानते थे, इसलिए रूहान से ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, पर सुलेखा जी कभी कभी उसके साथ हंसी मजाक कर लेती थी। रूहान भी उन्हें कभी कुछ नहीं कहता, बस हंस के उनके मजाक को टाल देता था। रूहान आकर गाड़ी में बैठा और नील से बोला, नील वो घर रेनोवेट करा दिया तुमने? मैं कुछ दिन वहाँ जाकर रहना चाहता हूँ, अगर काम पूरा हो गया हो तो मुझे बता देना। नील ने ये सुनते ही सामने वाले मिरर में से उसे देखते हुए बोला, बस सर इस हफ्ते हो जाएगा कंप्लीट, फिर आप चले जाना वहाँ। ये सुन रूहान शांति से बैठ गया। दोपहर का वक्त, महल में सब लोग हॉल में इकट्ठा हो रखे थे। साची जी के सामने बड़े ठाकुर केसर के साथ बैठे थे, या आप सब बोल सकते हैं कि केसर ज़बरदस्ती उनके साथ बैठी थी। पुरोहित जी दूसरे सोफे पर बैठे थे। सलोनी साची जी के बगल में बैठी, क्योंकि वो खड़ी नहीं हो सकती थी इसलिए। बाकी सब खड़े थे। रूहानी के बगल में रूपा खड़ी थी। नौकर भी साइड में हाथ बांधे खड़े थे। बड़े ठाकुर ने पुरोहित जी को देखते हुए पूछा, पुरोहित जी महापूजा की कौन सी तारीख निकली है? इस पर पुरोहित जी को एक बड़े से पत्रा एक बहुत बड़ी पुस्तक की तरह होती है, उसी में बड़े बड़े पेज होते हैं और उसमें देखकर पंडित लोग शुभ तारीख कुंडली मिलाते हैं। उसे जब फोल्ड किया जाता है तब ये 2 या 3 फोल्ड में ही पूरी तरह से फोल्ड करके बांध के रखी जाती है। मैं नीचे देखते हुए बोले, बड़े ठाकुर 5 दिन बाद का मुहूर्त है, पर इससे पहले आपको परिवार वालों के साथ जाकर भैरव मंदिर में एक दोष निवारण पूजा संपन्न करनी होगी और इसे आपको अपनी पत्नी के साथ करना होगा। उनकी बात सुन केसर ने तपाक से बोला, हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम चले जाएंगे, आखिर हम भी तो इसी घर का हिस्सा है। उसके ऐसे कहते ही पुरोहित जी ने उससे कहा, नहीं छोटी ठकुराइन, आप भले ही इनकी पत्नी हो, पर पहली पत्नी का अधिकार पहले आता है। उनके जिंदा रहते हुए आप इनके साथ कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकती, इसलिए माफ़ करें। आप इनके साथ पूजा में बैठ सकती हैं, पर उसे संपन्न नहीं कर सकती हैं। उसे तो बड़ी ठकुराइन ही पूरा करेंगी इनके साथ। तो बड़ी ठकुराइन आप देख लें और मुझे खबर कर देना, मैं आ जाऊँगा वहीं। पुरोहित जी की बात सुनकर केसर को गुस्सा आ गया था और वहीं रूहानी रूपा दोनों ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जिसे केसर ने देख लिया था। पुरोहित जी को सगुन देकर विदा कर दिया गया। उनके जाने के बाद बड़े ठाकुर ने सबकी तरफ देखकर कहा, आप सबने सुन लिया है तो तैयारी शुरू कर दे बड़ी ठकुराइन से पूछ के, वो जैसा कहे वैसा करे। ये बोलकर वो चले गए। केसर ने उनके जाते ही साची जी को देखते हुए कहा, बधाई हो, एक बार फिर आपको पहली पत्नी होने का दर्जा मिल गया और मुझे वहीं लाकर पटक दिया गया जहां मैं थी। आखिर जब आपने बड़े ठाकुर से कोई रिश्ता नहीं रखा है तो क्यों नहीं उनकी जान छोड़ के अपने बेटे के साथ ये महल छोड़ के चली जाती हैं? रहो ना उसके साथ, ना जाने कब तक ये दूसरा शब्द मेरी ज़िंदगी से जाएगा। रूहानी को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आया। इस बार वो केसर के सामने खड़े होते हुए बोली, ये नाम आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा। आखिर सच्चाई को कैसे कोई झुठला सकता है? आप दूसरी हैं
थीं और रहेंगी। जहाँ आप खड़ी हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा हक बड़ी ठकुराइन का है। अब जो सच है वो तो सच ही रहेगा, आप चाहे कितना भी चिल्ला लें, पर सच सिर्फ ये है कि आंटी इस घर की असली बड़ी ठकुराइन है। उसकी बात सुन केसर उसकी तरफ गुस्से में बढ़ी और उस पर हाथ उठा दिया, पर किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से में देखा तो रूहान खड़ा था। रूहान ने उसका हाथ झटक के रूहानी से दूर करते हुए उससे कहा, ऐसा सोचना भी मत, वरना ये हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा और तुम्हारा नामो निशान भी मिटा दूंगा। ये गुस्ताखी अगली बार ना हो, अपनी औकात और हैसियत भूलना मत। रूपा, जाकर गंगा जल लेकर के आ। उसके ऐसे गुस्से में कहने पर रूपा दौड़ के गई और गंगा जल से भरा लोटा ले आई। रूहान ने जिस हाथ से केसर का हाथ पकड़ा था उस हाथ को गंगा जल से धोते हुए उसने कहा, कहते हैं गंगा जल से सारी गंदगी ख़त्म हो जाती है, और आज मैंने दुनिया की बहुत बड़ी गंदगी को हाथ लगाया है, इसलिए ये ज़रूरी था। चलो माँ। ये बोल उसने लोटा टेबल पर रखा और रूहानी के साथ साची जी को लेकर चला गया। केसर खड़ी गुस्से में उसे जाते देख रही थी। रूपा रानी के साथ सलोनी को कमरे में ले गई। सोहम जी बड़े ठाकुर के पास चले गए। वहाँ सुनंदा जी, सोम और केसर ही रह गए थे। नौकर पहले ही जा चुके थे। सुनंदा उसके पास आकर धीरे से उसके कानों में बोली, क्यों बार बार अपनी बेइज्जती इन घर वालों से करवाती हो? पहले तो घर वाले बेइज्जत करते थे, पर अब तो बाहर वाले ने ही शुरू कर दिया है, शर्म करो। ये बोल वो सोम के साथ चली गई। उनके जाने के बाद केसर गुस्से में खुद से बोली, बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की को बताती हूँ कि आखिर केसर चीज़ क्या है। बड़ा ये लड़की उछल रही है तो मैं इसे ज़मीन के अंदर तक लेकर जाऊँगी। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल दी। इधर रूहानी साची जी के साथ उनके कमरे में आई। उनके पीछे रूहान भी अंदर आया। साची जी को उनके बिस्तर पर बैठा के उनके पास रखा पानी का गिलास देते हुए बोली, आप ठीक है ना आंटी जी? हाँ हम ठीक हैं, पर आपको क्या ज़रूरत थी उनके मुँह लगने की? बोलने देती जो बोल रही थी वो, अभी कुछ हो जाता तो वो। अच्छा वह रूहान वक्त पर आ गए। साची जी बोल ही रही थी कि तभी रूहान ने उनकी बात काटते हुए बोला, अच्छा है, कम से कम ये बड़ बोली का मुंह तो बंद होता कुछ वक्त के लिए। रूहान के मुंह से ये सुनकर रूहानी ने हैरानी होकर मुंह खोलते हुए कहा, क्या मैं बड़ बोली हूँ? देख रही हो आंटी जी, आपका बेटा मुझे बड़ बोली कह रहा है। इन्हें आए 2 दिन भी नहीं हुए और इन्होंने मेरा नाम बिगाड़ दिया है। खुद को नहीं देखते राक्षस कहीं के, जब देखो मुंह सड़ा के बैठे रहते हैं और मुझे बड़ बोली कहते हैं। खुद कुछ बोलो मत, मुझे कुछ बोलने मत दो। साची जी और रूहान उसे बोलता देखकर हंस रहे थे। रूहान ने साची जी से कहा, देख लो माँ, अब आप क्या बोलना चाहती हैं? है ना बड़ बोली, शुरू होती है तो ये रुकती ही नहीं। अच्छा सुनो, आज मेरे लिए रात का खाना बना देना, पर यहाँ नहीं, मेरे किचन में, और प्लीज़ खाना ऐसा बनाना जो खाने लायक हो। पता चले मैं खा के मर गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा समझदारी से। क्यों? मैं रूपा से बोल दूँगी, वो बना देगी। ये बोल के वो वहाँ से चली गई। रूहान ने साची जी को आराम करने को कहा और रूहानी के पीछे चला गया। उसने देखा तो रूहानी सीढ़ियाँ चढ़ के अपने कमरे में जा रही थी। रूहान उसके पीछे गया और सीढ़ियों के कोने पर उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए उसे दीवार से लगा के खड़ा हो गया। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, यह हरकत नहीं गई ठाकुर साहब, रास्ता छोड़े हमारा। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए जो कहा है कर देना। 9 बजे तक मुझे मेरी डाइनिंग टेबल पर खाना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो आधी रात में उठ के तुम बनाओगी, पर बनाओगी तुम ही। अब सोच लो क्या करना है। ये बोल रूहान वहाँ से चला गया। रूहानी उसे जाता हुआ देखकर घूरी जा रही थी। रात का वक्त, रूहान का घर। रूहानी जल्दी जल्दी रूहान के घर आई और देखा वो किसी से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। रूहान ने उसे इशारा कर शांति से काम करने को कहा। रूहानी चुपचाप किचन में चली गई। उसने अंदर आकर देखा तो किचन बहुत अच्छे से कर दिया गया था। सारे बर्तन डिब्बे सलीके से रखे हुए थे। रूहानी काम करने लगी तभी उसके दिमाग में शरारत सूझी। उसने एक बड़ा सा पतीला अपने हाथ से छोड़ दिया और दोनों कानों पर हाथ रखे आंखें बंद करके खड़ी हो गई। रूहान ने जब एक गिरने की आवाज़ सुनी तो चिल्ला के बोला, रूहानी। बस इतना ही बोला था कि रूहानी ने कहा, सॉरी ठाकुर साहब, गलती से पतीला छूट गया। ये बोल वो हंस दी। रूहानी ये सुन वापस से काम करने लगा। रूहानी ने देखा मिस्टर रूहान काम करने लगा तो उसने पतीला उठा के ऊपर रखा और अपने हाथ में जग लेते हुए पानी का टैप पूरा खोल दिया और पानी को तेज़ आवाज़ रूहान तक गई तो उसने फिर उसका नाम बोला। फिर से उसने माफ़ी मांग ली।
ऐसे जब 2-3 बार हुआ तो रूहान लैपटॉप बंद कर उसके पास आ गया। उसने देखा रूहानी जानबूझ के ऐसा कर रही थी। रूहानी ने उसे देखते ही रोनी सी सूरत बना के अपने काम में लग गई। रूहान वहीं बैठ गया। रूहानी अब पूरी शांति से काम कर रही थी। रूहान कभी उसे देखता, कभी उससे परेशान कर रहे उसके बालों को। रूहानी ने आटा गूंथ ही रही थी कि और उसके बाल खुल के आटे में आने लगे तो रूहान ये देखकर उसके पीछे गया और धीरे से उसके बालों को पकड़ के बांधने लगा। तो रूहानी को अजीब सा लगने लगा। रूहानी ने उसका जूड़ा बना के उसे चम्मच अटका दिया। रूहानी ने ये देखकर उससे कहा, ठाकुर साहब, आप बॉयज़ स्कूल गए थे ना? रूहानी ने उसकी बात पर सुन हैरानी होते हुए कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? रूहानी ने आटा गूंथते हुए उससे कहा, और आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी और ना कोई लड़की फ्रेंड होगी, मैं सही हूँ ना? इस पर भी रूहान ने हैरान होकर कहा, पर तुम्हें कैसे पता ये सब मिस बड़बोली? इस बात पर रूहानी ने गुस्से में उसे आंखें दिखाते हुए कहा, क्योंकि अगर होती तो आपको पता होता कि किसी लड़की के बालों में जूड़ा बना के चम्मच से नहीं अटकाते। कौन बालों में चम्मच लगाता है? कभी देखा है किसी लड़की को ये करते? उसकी बात पर रूहान ने उससे कहा, शुक्र करो कि चम्मच लगाया, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कांटे वाला चम्मच तुम्हारी भूसे जैसी खोपड़ी में घुसा दूँ। अब चुपचाप काम करो, नहीं तो पीछे बहुत सारे कांटे वाले चम्मच हैं। दिमाग खराब हुआ तब बताऊँगा। ये सुनते ही रूहानी डर के काम करने लगी। उसने खाना बनाया और लाकर टेबल पर रख दिया। रूहानी उसे देखकर बोली, आप खाना खाएं तब मैं जाऊं। रूहान खाना खाने बैठा ही था कि तभी हॉल में रखा वास बहुत तेज से टूटा। ये सुनते ही रूहानी की चीख निकल गई। तब एक और गोली रूहानी के पीछे से निकल गई। ये देख रूहान ने उसे अपने पास खींच लिया। रूहानी और रूहान पर गोलियां चले जा रही थी। रूहान ने देखा कि गोलियां बंद नहीं हो रही हैं तो उसने रूहानी का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास खींच लिया और दोनों ही वहां पर नीचे बैठ गए। तभी रूहान ने देखा कि फायरिंग बंद हो चुकी है। वो उठकर देखने लगा कि तभी फायरिंग शुरू हो गई। रूहान ने रूहानी से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये बोल वो जाने लगा तो उसे जाता देख रूहानी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, पागल हो गए हैं आप? देख रहे हैं कितनी गोलियां चल रही हैं और आप हैं हीरो बने चले जा रहे हैं। चुपचाप यहाँ बैठे और कुछ ढंग का सोचिए। उसकी बातें सुन रूहान उसे देखने लगा। रूहान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपना हाथ छुड़वाया और उसे बैठने का इशारा कर धीरे से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। पर जैसे ही वो बढ़ा फायरिंग फिर से शुरू हो गई। वो किसी तरह से अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी किसी ने उससे निशाना बनाया और गोली उसे छू के गुजर गई। ये देखकर रूहान को गोली लगी है। रूहानी जल्दी से उठ के गई और बचती हुई उसे संभाला, पर शुक्र था कि रूहान ठीक था, बस गोली ने जख्म बना दिया था। रूहानी ने उसे देखते हुए बोला था ना कि मत जाओ, पर आप किसी की सुनते भी नहीं हो। अब आराम से बैठें और मुझे कुछ करने दें। उसके ये कहते ही फायरिंग अचानक से बंद हो गई। जब काफ़ी देर फायरिंग नहीं हुई तो रूहानी ने सर उठा के देखा कि वहाँ कोई नहीं था। जब वो उठ के देखने जाने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ के रोक दिया। रूहानी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया और उठ के देख के आई। वहाँ इस वक्त कोई नहीं था, बस घर से सारा सामान बिखरा पड़ा था। वो पहले रूहान के पास गई। उसने उसे देखते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप आज महल में जाकर रह लें, यहाँ की हालत ठीक नहीं है और अकेले रहेंगे तो फिर से पता चला वो लोग आ गए। वो उसे उठा के सोफे पर बैठाते हुए ये सब बोल ही रही थी कि तभी रूहान ने दर्द से कराहते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम बस फर्स्ट एड ले आओ। और सुनो, इस बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए, कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पता चला बड़बोलेपन में सब बक दिया तुमने। अब जाओ और जाकर फर्स्ट एड लाओ। उसकी बात सुन रूहानी उठ के जाने लगी। सबको गोली चलने का पता इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उन लोगों के गन पर साइलेंसर लगा था, जिससे गोली चलने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और इसीलिए कोई आया भी नहीं। रूहान सोफे पर अपने बाजू को पकड़े बैठा था। रूहानी जल्दी से फर्स्ट एड ले आई। ठाकुर साहब, आप हाथ उठाएं। रूहानी के कहते ही रूहान ने हाथ उठाया तो रूहानी ने पहले तो रूहान के शर्ट के बाजू को ऊपर करना चाहा, पर वो ज़्यादा ऊपर नहीं हो रही थी। तब उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ठाकुर साहब, आपको शर्ट निकालनी पड़ेगी, आप निकाल दें। ये सुनते ही रूहान ने दूसरे हाथ से शर्ट की बटन खोली और शर्ट उतारने लगा, पर एक हाथ से ये मुमकिन नहीं था। रूहानी ने उसे दर्द में परेशान देखा तो खुद ही उसकी हेल्प करने लगी। रूहान उसे बहुत गहरी नज़र से देख रहा था। रूहानी ने उसकी शर्ट उतारी और बहते हुए खून को साफ करने लगी। रूहान उसके चेहरे पर आ जा रहे भाव को देख रहा था। आज पहली बार था जब रूहान ने रूहानी के चेहरे पर गौर किया था और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज पहली बार उसने उसके चेहरे को शांत भाव के साथ देखा था। उसकी नज़र कभी
उसकी झपकती हुई पलकों को देखता, कभी बड़ी हो जा रही उसकी आंखों को देखता, कभी उसके सुर्ख गालों पर, कभी परेशान से सिकुड़ आए उसके माथे को। उसके बाल पीछे कर तरफ उड़ रहे थे। आज रूहान ने यह जाना था कि रूहानी बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में कुछ डर था जिसे वो अक्सर अपने होठों की मुस्कान से छुपा देती थी, और ये सिर्फ वो देख पाता था जो बहुत गौर से उसे देखता या उसकी आंखों में देखता। लो हो गया, पर प्लीज़ अब आप सुपरमैन मत बनना, थोड़ा धीरज धर के काम करना, नहीं तो फिर से खून रिसने लगेगा। तो आराम से बैठें और प्लीज़ हो सके तो आज आप महल चल लें। प्लीज़ मेरे लिए ना सही, अपनी माँ के लिए चल तो लो। इस बार रूहानी की बात ना जाने क्यों रूहान मान गया, पर उसने रूहानी से कहा, लेकिन महल में जो मेरा कमरा है वो तो साफ नहीं है, और मेहमानों वाले कमरे में केसर रुकी है। बाबा दूसरे मेहमान वाले कमरे में हैं, एक में आप हैं, बाकी कमरे साफ नहीं है। तो बताओ किस में रुकूं मैं? उसकी फिक्र आप मत करें, मैं हूँ ना, बस आप चलें। उसके बोलने पे रूहान खड़ा हो गया तो रूहानी जल्दी से जाकर अंदर से एक शॉल ले आई और उसे उड़ाते हुए बोली, ऐसे जाएंगे तो ठंड लग जाएगी आपको, इसे ओढ़ लें और रुकें, हम आपका खाना ले लें। ये बोल उसने एक थाली में खाना निकाला। रूहान का लैपटॉप फ़ोन भी साथ लिया तो रूहान उसे देखने लगा। ऐसे मत देखें, इनके बिना आपको नींद नहीं आती है, जानती हूँ मैं, आंटी जी ने बताया है। 15 साल से या तो आपके साथ ये सब है या फिर किताबें, बाकी कोई नहीं। उसकी बात पर रूहान उसे देखने की जगह घूरने लगा और वो उसके साथ महल के पीछे वाले गेट से अंदर गई। इस वक्त महल में सब सो रहे थे, अंधेरा था, तो रूहानी ने धीरे से कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए और रूहान को अपने कमरे में ले आई। उसने जैसे अंदर गई तो रूपा उसका इंतजार कर रही थी, उसके खाने की थाली लिए। उसे रूहान के साथ देख रूपा खड़ी हो गई। उसे लगा शायद रूहानी ने फिर कोई गलती की है जो रूहान उसे डांटने यहाँ तक आ गया। रूहानी ने जब रूपा को वहाँ देखा तो आंखों को बड़ा करके उससे बोली, तुम सोई नहीं अभी? रूपा ने कहा, उसके पास आते हुए धीरे से कहा, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, अब क्या किया आपने जो भैया यहाँ तक आपको डांटने आ गए? और कभी तो ढंग का काम किया करो। यह सुन रूहानी ने जल्दबाजी में उससे वो सब कह दिया जो उसे रूहान ने किसी से भी कहने को मना किया था। अरे रूपा, जब हम खाना बना के इनको दिए तो पता है वहाँ गोलियाँ चलने लगी और इन्हें एक गोली छू के निकल गई, इसलिए मुझे इन्हें वहाँ अकेले छोड़ना ठीक नहीं लगा तो मैं यहाँ ले आई। तो ये बात किसी को मत कहना, ठाकुर साहब नहीं चाहते हैं कि ये बात किसी को पता चले। ये बोल के जब वो रुकी तो रूहान उसे घूर के देख रहा था और रूपा रूहान को देख रही थी। वो समझ गई थी कि एक बार फिर उसने रूहानी दीदी ने बोलने के चक्कर में सब बोल दिया था। रूपा ने कहा, दीदी भैया को बैठा के आप खाना खिला दो और आप खुद भी खा लो, और हाँ, मैं पानी और गर्म हल्दी का दूध ले आती हूँ भैया आपके लिए। ये बोल के वो चली गई। उसके जाने के बाद रूहान ने उससे बोला, जब मैंने मना किया था किसी को बताने के लिए तो क्यों बताया? अरे आपने आंटी जी से और बाकी लोगों से कहा था, ये थोड़े ही कहा था कि रूपा से मत बताना। ये आपको बोलना चाहिए था, गलती आपकी है। तो मतलब मैं एक एक का नाम लेकर कहूँ कि इन्हें मत बताना? ये बोल रूहान गुस्से में बिस्तर पर बैठ गया। हाँ, अब आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? रूहानी ये बोलते हुए उसके सामने खाने की थाली रख दी। रूहान ने उसे देखते हुए मुंह बना के मन में कहा, क्या अजीब पागल लड़की है। माँ इस पागल बड़बोली को इतना पसंद क्यों करती हैं? दिमाग तो है नहीं, जो मना किया वही कर दिया। उधर रूपा जब किचन में दूध गर्म करके लेकर आ रही थी तो केसर ने उसे देख लिया। उसने उसके पास आकर पूछा, रूपा इस वक्त किसके लिए ये सब ले जा रही हो? और ये हल्दी वाला दूध किसके लिए? कोई बीमार है क्या? हाँ वो भैया। ये कहती हुई रूपा रुक गई और बात पलटती बोली, मेरा मतलब दीदी को हल्की सर्दी है तो इसलिए, बाकी कुछ नहीं मालकिन। आपको कुछ चाहिए था क्या? बोले तो मैं दे दूँ? केसर ने उसकी तरफ कुछ सोचते हुए देखकर कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। ये सुनकर रूपा वहाँ से चली गई। केसर ने उसके जाने के बाद जब कुछ देर बाद जाकर रूहानी के कमरे की तरफ जाकर देखा तो रूहान को वहाँ देखकर देर रात उसे कुछ अजीब लगा। रूपा सामान देकर चली आई थी। आज वो साची जी के कमरे उनके साथ थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। जब केसर ने रूहान और रूहानी को एक कमरे में इतनी रात को देखा तो उसके दिमाग में कुछ आया और उसने गेट बाहर से बंद कर दिया। इस बात से रूहान और रूहानी दोनों ही अनजान थे। रूहान अपने हाथ से खा नहीं पा रहा था क्योंकि उसके राइट हैंड में ही लगा था, तो रूहानी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। केसर ये देख कर बोली, खिला लो, पर वादा करती हूँ कल सुबह तुम दोनों से मैं आज सुबह का बदला मैं ज़रूर लूँगी। ये बोल के वो चली गई।
रूहानी रूहान को अपने कमरे में लेकर आई थी और ये बात केसर को पता चल गई थी। उसने रूहान को रूहानी के साथ उसके कमरे में ही बंद कर दिया। केसर उन दोनों को कमरे में बंद करने के बाद कुछ सातिर सोच के साथ वहाँ से चली गई। कमरे में रूहान को खाना खिला रही रूहानी ने उससे कहा, वैसे एक बात पूछूं आपसे? रूहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ पूछो। ये लोग कौन थे जो आप पर इस तरह हमला कर रहे थे? मुझे नहीं पता, आज से पहले तो कभी कोई हमला नहीं हुआ था, अचानक से कैसे हमला हो गया आज? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? अरे बात एकदम साफ है कि आपने गुस्से में किसी को धमका दिया होगा या किसी का बुरा किया होगा, तो बस आ गया होगा उस आदमी के दिमाग में बदले की भावना और उसने भेज दिए होंगे। अब आपको पता भी कैसे होगा कि कौन सा वाला दुश्मन है ये आपका, क्योंकि आपने तो दुश्मन बहुत ही बनाए होंगे। हरकतें ही आपकी ऐसी हैं, प्यार से बात तो करते नहीं हैं, बस जब देखो गुस्सा। तो निकाली होगी भड़ास किसी एक ने। मैं क्या कहती हूँ ठाकुर साहब? वो आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही रूहान ने उसके होठों पर हाथ रख उसे बंद करते हुए कहा, मन तो कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं, और मार भी दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलने वाला। बोल दूंगा कि कोई जानवर रात में उठा ले गया। इतनी हल्की फुल्की सी तो ही कोई भी उठा के ले जाएगा तुम्हें, या खुद जाकर कुएं में कूद के मर गई। इतना बोलती हो कि दिमाग खराब कर देती हो। अब अगर एक शब्द भी मुँह से निकला तो इसी कमरे में दफन कर दूंगा, तब सोती रहना इसी फर्श के नीचे, वरना जाओ चुपचाप से सो जाओ और ध्यान से, मैं इसी कमरे में हूँ तो आवाज़ ना आए। उसके ऐसे बोलने पर रूहानी की हालत ख़राब हो गई। वो डरते हुए उससे दूर हुई और जाकर नीचे बिछा के सो गई। रूहान उसके बिस्तर पर लेट गया। रूहानी खुद से मन में बोली, हद है, ऐसी ही हरकतों की वजह से इन पर गोलियां चलती हैं, देखना एक दिन बम भी गिरेगा। ये बोल वो आंख बंद करके सो गई। सुबह का वक्त, रूहानी का कमरा। रूहानी सुबह जल्दी उठ के तैयार होकर बैठी, कुछ काम कर रही थी। रूहान सो रहा था, वो अभी तक बाहर नहीं गई थी। रूहान की जब आंख खुली तो देखा रूहानी बैठी कुछ लिखे जा रही थी। उसने वक्त देखा तो 7 बज रहे थे। ये देख वो उठने लगा तो उसके हाथ में दर्द हो गया, जिससे उसके मुंह से कराहने की आवाज़ निकल गई। रूहानी ने जब ये सुना तो उठ के उसके पास आई। आप ठीक है ना? रूहान ने हाँ में सिर हिला दिया और उठ के साल ओढ़ के जाने लगा, पर जैसे उसने दरवाज़ा खोलने के लिए गेट को खींचा तो वो नहीं खुला। ये देख रूहान ने रूहानी से कहा, तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा जाम है क्या? ये सुन रूहानी ने कहा, कल तक तो जाम नहीं था, आज कैसे हो गया? रुकिए मैं खोलती हूँ। ये बोल वो रूहान को हटा के खुद दरवाज़ा खोलने लगी, पर उससे भी दरवाज़ा नहीं खुला। ये देख वो परेशान हो गई, ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है? अभी सब लोग उठ जाएंगे और पता चला कोई यहाँ आया और आपको देखा तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ठाकुर साहब कुछ करें और ये दरवाज़ा खुलवाइए, नहीं तो अभी मौसी को पता चला तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगी। कुछ कीजिए आप प्लीज़। रूहानी को ऐसे परेशान होता देख रूहान ने कहा, आप शांत हो जाएं, मैं कुछ करता हूँ, किसी को आवाज़ देकर बुला लो, वो खोल देगा, ऐसे मत डरें आप। उसकी बात सुन रूहानी ने उससे कहा, आप पागल हो गए हैं ठाकुर साहब, अभी किसी एक को आवाज़ दिया तो महल के सारे लोग यहाँ चले आएंगे और ये पता चलते देर नहीं लगेगी कि आप और मैं यहाँ कमरे में थे। इस बात पर रूहान ने उसे गुस्से में पकड़ के कहा, कल रात जब आप मुझे यहाँ लेकर आई थी तब आपको डर नहीं लगा था? तब आपने नहीं सोचा रूहानी कि कोई क्या बोलेगा? आप ऐसे घबरा रही हैं जैसे आपने पता नहीं क्या कर दिया है। शांत हो जाएं, मैं हूं ना। रूहान इतना बोल ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। उन दोनों ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो केसर खड़ी थी और उसके पीछे ठाकुर, सुमित्रा जी और मनोहर जी खड़े थे। बाकी सब सलोनी, रूपा, साची जी और आदित्य ये सब अभी यहाँ नहीं थे। केसर ने दोनों को देखकर सातिर मुस्कान दी और बड़े ठाकुर की तरफ देखकर बोली, देखा बड़े ठाकुर साहब, ये छोरी कितनी तेज निकली और आपका बेटा भी कुछ कम नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करता था पर हरकतें देखो। बताओ, एक लड़की के कमरे में पूरी रात रहा और जिस तरह अभी इसने उस लड़की को पकड़ रखा है, लगता है इसकी कुछ ज़्यादा ही गहरा है। अरे रूहान ठाकुर, कम से कम अपनी ना तो अपने पिता की इज्जत का सोचते। ये लड़की तो है ही है नाजायज़, पर आप क्यों ऐसी घटिया लड़की को अपने लिए चुन लिए? वो इतना ही बोल पाए थे कि तभी सुमित्रा जी ने गुस्से में आगे बढ़ के रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आई और उसे सीढ़ियों से नीचे लाते हुए बोली, चल यहाँ से, ज़िंदगी हराम कर दी है। जैसी माँ थी वैसी ही बेटी निकली। वो उसे जब लेकर आ रही थी तो रूहान उनके पीछे जल्दी से गया। बड़े ठाकुर, मनोहर जी भी उनके पीछे गए। केसर ने खड़े होकर अपनी चोटी घुमाते हुए कहा, ये वो बदला है तुम दोनों से मेरा जो कल यहाँ सबके सामने हुआ था। अब देखती हूँ कैसे बचाते हो तुम खुद को और इस लड़की को। छोटे ठाकुर, ये बोल वो भी नीचे
आई। मासी, हमने कुछ नहीं किया है, हम दीदी की कसम खा के कहते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया। रूहानी रोते हुए बोले जा रही थी। सब लोग बाहर निकल आए थे। साची जी, सलोनी अभी कमरे में थे। आदित्य नहा रहा था। सोम और सुनंदा भी आवाज़ सुन बाहर आए। रानी पूजा घर में थी तो वो भी चली आई। रूपा ने जब ये देखा तो उसे समझ नहीं आया कि अब मासी किस बात पर रूहानी को ऐसे बोल रही थी। फिर उसकी नज़र रूहान पर गई और केसर पर, और उसे से समझते देर नहीं लगी कि केसर ने कुछ कर दिया है। वो जल्दी से भागती हुई साची जी के कमरे में गई। इधर सुमित्रा जी ने रूहानी को 2-4 तमाचे जड़ते हुए उससे कहा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे ले जाकर कहीं फेंक दो। आखिर दिखा दिया ना अपनी माँ की तरह ही, तो पता नहीं और कितना नाक कटवाएगी। कहते हुए वो उसे मारे जा रही थी। उन्होंने जैसे पास पड़ा एक डंडा रूहानी को मारने के लिए उठाया और उसे मारने ही वाली थी कि रूहान बीच में आ गया और उसने डंडे को पकड़ फेंकते हुए तेज आवाज़ में कहा, खबरदार, जो एक कदम या एक लफ्ज़ और किसी ने इस लड़की के लिए कहा, अगर किसी ने इसे छुआ भी तो मैं रूहान सिंह ठाकुर उसकी जान निकाल लूँगा। इसलिए भूल के भी आप सुमित्रा जी इस तक आने की हिम्मत मत करना। रूहानी को मारने का हक किसी को नहीं है। खबरदार, जो आपने इसे छुआ आप। वो ये बोल ही रहा था कि तभी सलोनी, आदित्य और रूपा के साथ साची जी आई। सलोनी रूहानी की हालत देख उसके पास गई और उसे पकड़ के बोली, क्या लाडो, और ये सब? उसने ये सब कहते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और ज़ोर से बोली, मैंने आपसे बोला था माँ कि जब तक हो यहाँ ठीक से रहो, और उस दिन भी मैंने आपको समझाया था, पर आपने। वो आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही केसर ने उससे कहा, अरे छोरी के अपनी माँ पर चिल्ला रही है, अपनी बहन से पूछ। पूरी रात इन दोनों ने एक साथ बिताई है, बताओ इतनी घटिया लड़की को। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी एक तमाचा उसके गाल पर आकर पड़ा। थप्पड़ की आवाज़ पर जब सबने देखा तो साची जी केसर के सामने खड़ी थी और ये तमाचा भी उन्होंने ही मारा था केसर को। केसर ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए उन्हें देखा तो साची जी ने उससे कहा, चुप, एकदम चुप। ये लड़की अगर ठीक नहीं है, ये लड़की अगर पाक नहीं है तो साची रंजीत सिंह ठाकुर किसी लड़की को सही नहीं समझती। और क्या जानना है आप सबको कि कल ये लड़की रूहान के साथ एक बंद कमरे में क्यों थी? तो मैं बताती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने रूहान ने जो शॉल ओढ़ी थी उसे गुस्से में खींच के उतार के फेंकते हुए बोली, ये देखिए, कल रूहान पर हमला हुआ था और उसे चोट आई थी। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी और उस वक्त रूहान का वहाँ अकेले रहना खतरे से खाली नहीं था। वो किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए रूहानी उसे महल में लाई थी और कमरे खाली और ठीक से ना होने की वजह से ये उसे अपने कमरे में ले गई। और मुझे इसमें कोई गंदी नहीं दिखाई देती है। और आप सुमित्रा जी, अरे बेटी नहीं मानती हैं उसे ना सही, पर एक औरत होने के नाते कैसे आप इतना गंदा घटिया सोच सकती हैं? कैसे सोच लिया आपने ये कि रूहानी ने ऐसा किया है? कम से कम अपने पति बेटी की परवरिश पर तो सवाल ना उठाती आप, और भी उठाया तो किसके कहने पर, जिसका खुद का कोई मान सम्मान नहीं है। अगर हो गया हो तो अब जाएं आप सब लोग। ये कहते हुए साची जी रूहानी को अपने साथ ले गईं। बाकी सब लोग भी चले गए। रूहान गुस्से में वहाँ से अपने घर में चला गया। सलोनी, आदित्य साची जी के कमरे में आए। बस बड़े ठाकुर थे जो वहाँ खड़े खड़े खामोशी से एक एक चीज़ को देख रहे थे। बड़े ठाकुर ने जब रूहानी को प्रोटेक्ट करते देखा तो उनके दिमाग में जैसे ना जाने कितने सवाल और चीज़ें उमड़ आई थी। इधर साची जी रूहानी को लेकर अपने कमरे में आई और उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोली, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? वैसे तो तुम दूसरों के लिए बड़ा बोलती हो, आज क्या हो गया? आज क्यों आप खुद के लिए खड़ी नहीं हुई? रूहानी, कुछ पूछ रही हूँ मैं। साची जी के पूछने पर रूहानी अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक कर रोने लगी। ये देखकर सलोनी उसके पास आई और उसके पास बैठ के उसे सीने से लगा लिया। ठीक बोल रही हैं बड़ी माँ आपसे लाडो, क्यों नहीं बोली आप? वहाँ क्यों चुप थी? इस पर रूहान ने कहा, मेरी वजह से। मैंने ही रूहानी से मना किया था कि वो किसी को कुछ ना कहे, पर मैं नहीं जानता था ऐसा कुछ हो जाएगा, सॉरी। साची जी ने दोनों को देखते हुए कहा, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। रूहानी, शांत हो जाओ और चलो आंसू पोंछो, क्योंकि हमें नहीं पसंद ऐसे रोते हुए आप। चलिए साफ करें ये आंसू। ये कहते हुए उन्होंने रूहानी का चेहरा अपनी तरफ किया। जब रूहान ने उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान देखे तो ना जाने क्यों उसके दिल एक दर्द सा उठा। वो वहाँ से सीधे अपने कमरे में चला गया। रूहान साची जी के कमरे से निकलकर अपने घर पहुँचा। उसने फ़ोन निकाला और नील को कॉल कर जल्दी आने को बोलकर फ़ोन रख दिया। वो जब तक नहा के रेडी होकर आया तब तक नील आ चुका था। उसने नील को देखते हुए कहा, नील, यहाँ गार्ड्स हायर करो और केसर को कुछ सबक सिखाना है, देख लो कैसे हैंडल करोगे, पर यह काम आज हो जाना चाहिए। और ये घर साफ भी कराओ और कुछ नौकर घर के लिए देखो।
पर वो सिर्फ आदमी होने चाहिए, कोई औरत ना हो। जब तक मैं हूँ बस तब तक के लिए ही चाहिए। नील ने सुनते ही कहा, जी सर, आज शाम तक सब हो जाएगा। सर, आज यहाँ वाले ऑफिस में चलना है क्या? हाँ चलना है, चलो। ज़रा देखो 2 साल में क्या हालत की है ऑफिस के सब ने। ये बोल उसने टाई ठीक किया। नील ने उसके सारे सामान उठाते हुए कहा, सर आपका फ़ोन और लैपटॉप नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो? ये सुनते ही रूहान को याद आया कि ये सब तो रूहानी के कमरे में है। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम गाड़ी के पास जाकर वेट करो, मैं आता हूँ। ये बोल वो महल के पीछे वाले रास्ते से रूहानी के कमरे की तरफ चला गया। रूहानी अपने कमरे में बैठी वापस अपना काम कर रही थी। उसका मुंह उतरा हुआ था, आंखों में आंसू अभी भी थे। वो बैठी बस अपने मन को शांत करना चाहती थी, इसलिए वो बैठी अपनी थीसिस लिख रही थी। अरे, हम बताना भूल गए कि रूहानी एक प्रोफेसर बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी और स्कॉलरशिप की वजह से उसे अपनी पढ़ाई को पूरा करने का रास्ता मिला था। उसने किसी भी मुसीबत और हालात को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया था। जब रूहान उसके कमरे में आया तो देखा कि रूहानी कमरे में बैठी लिखी जा रही थी। वो जिस पेज पर लिख रही थी उस पेपर पर भी उसके आंसुओं की बूंदें थी। रूहान ने यह सब देखकर अपने मन में कहा, ओह, तो तुम बड़बोली के साथ आंसुओं की रानी भी हो। हद जो हो गया उसे दिल से लगा के बैठने की क्या ज़रूरत है। पर नहीं, ये मैडम तो समझने वाली नहीं है। ये बोल वो अंदर आया तो उसे देखकर रूहानी ने भरे गले से नाक को सिकोड़ते हुए कहा, क्या काम है? रूहान ने उसे देखते हुए हल्के से स्माइल कर दिया, क्योंकि रूहानी रोते हुए बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह लग रही थी। रूहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा लैपटॉप और मोबाइल जो कल आप चुरा के ले आई थी उसे देंगी? मुझे ऑफिस जाना है। रूहानी ने फिर से बच्चों की तरह नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं चुरा के नहीं लाई थी, वो तो मैंने आपके सामने ही लिया था और यहाँ लेकर आई थी, और ये बात आपको पता है, तो मुझे चोरनी मत बुलाओ, समझे आप? ये कहते हुए उसने सुबकते हुए उसे देखा। हाँ, ये अच्छा नाम होगा आपका, बड़बोली के बाद चोरनी, वाह। वैसे मेरा लैपटॉप कहीं बेच तो नहीं दिया? उसके ऐसा कहने पर रूहानी ने उसे घूरते हुए कहा, वहाँ पड़ा है, ले लें अपना लैपटॉप और फ़ोन, मुझे ज़रूरत नहीं है इसे बेचने की, वैसे भी कबाड़ खाना है, कोई खरीदेगा भी नहीं। रूहान ने बिस्तर से अपना लैपटॉप और फ़ोन उठाते हुए कहा, किसी ने बताया तुम्हें कि जब तुम रोती हो तो तुम्हारी नाक पकौड़ी जैसी फूल जाती है और तोते की तरह लाल हो जाती है और मुंह गोलगप्पे जैसा हो जाता है और आंखें बटेर जैसी। इस बात पर रूहानी ने अपने आंसू पोंछते हुए नाक से कोड़ के कहा, आपसे तो अच्छी दिखती हूँ, खुद को नहीं देखते, आए बड़ा दूसरों को कहने वाले। खुद को इतना भी नहीं पता कि अगर लड़की रोती है तो उसे चुप कराया जाता है, ना कि उसे ऐसे बोला जाता है। जाएँ आपको आपका लैपटॉप फ़ोन मिल गया ना, जाएँ आप, मुझे मेरे कमरे में अकेला छोड़ दें। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, लड़की होती तो चुप कराता ना, अब बंदरिया को कैसे चुप कराते हैं, मुझे नहीं आता। ये बोल वो मुस्कुरा रहा था। क्या कहा आपने मुझे? मैं बंदरिया की तरह हूँ? ये बोल वो आगे बढ़ उसके सीने पर मारने लगी तो रूहान ने अपना लैपटॉप और फ़ोन उसके बिस्तर पर रख दिया और उसके दोनों हाथ पकड़ पीछे कमर से लगा के उसे अपने पास खींच के खड़ा हो गया। रूहानी इस वक्त रूहान के बहुत पास खड़ी थी। उसने भरी हुई आंखों से उसे देखा और उससे कहा, छोड़े हमें, हम आपको बंदरिया दिखते हैं, छोड़े मुझे, शांत हो जाओ। मैं बस आपको शांत कराना चाहता था, पर मुझे समझ नहीं आया कैसे, तो जो समझा कर दिया। और रूहानी, आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तो इस बात को मत सोचो, इसलिए खुद को नॉर्मल कर लो और अपने काम पर ध्यान दो। ये सब कहते हुए रूहान की नज़र रूहानी पर ही थी। रूहानी भी उसे बहुत गौर से देख रही थी। रूहान ने हवा से उड़ के आए चेहरे पर से उसके बाल को हटाते हुए उससे कहा, तुम्हारे साथ सब कोई है तो इस बारे में सोचना बंद करो और अब रोना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। ये सुनते ही रूहानी ने थोड़ा गुस्से में उसे धक्का दिया और उससे दूर होते हुए बोली, आप ना। इस पर रूहान हंसते हुए अपना सामान उठा के जाने लगा और दरवाजे पर रुक के उससे बोला, ओ चोरनी, माँ को बोलना मुझे उनके हाथ का हलवा खाना है तो बना दें, और अगर हलवा भी तुमने चुरा लिया तो देखना बंदरिया कहेंगी। ये बोल वो चला गया। रूहानी गुस्से में उसे जाते हुए देख रही थी। रूहान जब बाहर नील के पास आया तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर नील ने सोचा कि अभी तो रूहान गुस्से में था, तो कुछ वक्त में ऐसा क्या हुआ जो हंसने लगा। तभी रूहान ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, चले नील, या यहाँ खड़ा होकर चौकीदारी करनी है? उसके ये बोलते ही नील जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गया। शाम का वक्त, जैसलमेर का एक मार्केट। रूपा रानी
रूहानी और गिन्नी चारों ही साथ सामान लेने मार्केट आई हुई थी। रूहानी सलोनी की दवा, चाची जी के लिए कुछ सामान और चाची जी की दी हुई लिस्ट से सारा सामान ले रही थी। रूपा रानी के साथ दूसरी शॉप पर थी। गिन्नी रूहानी के पास आकर बोली, सुना है किसी की जान किसी ने हराम कर रखी है। उसके ये कहने पर रूहानी ने उसे घूर के देखते हुए कहा, तुझे बड़ी खबरें मिल रही हैं आजकल। कोई खबरी छोड़ रखा है क्या तुमने अपने महल में? हमारी छोड़ो, पर तुम अपनी बताओ। सुना किसी ने बहुत काम लिया है तुमसे, और सुना है छोटे ठाकुर तुम्हारे पीछे पड़ गए हाथ मुंह धो के। वैसे छोटे ठाकुर ऐसे हैं तो नहीं, तुमने ही कुछ कहा होगा। अच्छा, हमने कहा होगा, और वो अच्छे हैं? तू हमारी दोस्त है या उनकी, जो इतनी तरफदारी कर रही है? अरे तुझे नहीं पता, एक नंबर के पागल है खड़ूस सिंह ठाकुर कहीं का। जब देखो गुस्सा अकड़ू कहीं का। मुझे बदरिया कहते, खुद की शक्ल नहीं देखते उल्लू जैसी। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि ठीक कब है कब नहीं। अरे मेरा बस चले तो मैं उनका दिमाग ठिकाने पर कर दूं, पर मैं खामोश रहती हूँ सिर्फ आंटी जी की वजह से। ये सब बोलते हुए उसकी नज़र किसी पर गई तो वो बोलते हुए खामोश हो गई। गिन्नी ने उसे देख कर कहा, क्या हुआ? क्यों ऐसे बोलते बोलते शांत हो गई? क्या देख लिया? कहीं भूत तो नहीं देख ली? रूहानी ने फिर से रोनी सूरत बना के, भूत ही समझो छोटे ठाकुर, वो देखो क्या बात कर रही है। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़ी तो देखा रूहान, रानी और रूपा के साथ खड़ा था, और एक बार फिर रूहानी के मुंह से अपनी तारीफ उसने सुन ही ली थी। रूपा ने एक बार फिर अपना सर पीट लिया। अरे दीदी, क्यों बार बार आप ये कर देते हो? कभी तो देख लिया करो। रूहान ने उसे थोड़ा गुस्से में घूर के देखते हुए कहा, अगर तारीफ हो गई हो तो चले महल वापस, या कुछ और तारीफ बाकी है? उसके ऐसा कहने पर रूहानी ने अपने दांत दिखा दिए, और गिन्नी तो सर नीचे किए खड़ी थी। रूहान ने आगे जाते हुए कहा, गाड़ी के पास वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। ये बोल वो चला गया। रानी ने उसे अफसोस भरी नज़रों से देखा और रूहान के पीछे चल दी। रूपा ने उसे आंखें दिखा के इशारे में कहा, फिर से दीदी। रूहानी रोती सूरत लिए वहाँ खड़ी थी। गिन्नी ने उसे चलने को कहा तो उसने उसे रोकते हुए कहा, रुक, मैं ज़रा चूड़ियाँ ले लूँ उस दुकान से, मैंने पैक करने को कहा था, बस मैं लेकर आई। ये बोलकर वो चली गई। गिन्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो 15 मिनट बाद आई तो गिन्नी ने उससे कहा, कहाँ रह गई थी? खुद ही चूड़ियाँ बनाने लगी थी क्या? चल, नहीं तो छोटे ठाकुर और नाराज़ हो जाएंगे। गिन्नी के कहने पर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के गाड़ी के पास आई। रूहान पहले से ही गाड़ी में बैठा था। उसने एक गुस्से वाली नज़र से उसे देखा और मुँह फेर लिया। रूहानी गिन्नी के साथ आगे वाली गाड़ी में बैठ गई। रात का वक्त, महल। रूहान घर के आसपास और महल के बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। रूहान के घर में नौकर आ गए थे काम करने के लिए। वो साची जी के पास बैठा था और उनसे बातें कर रहा था। रूहान ने साची जी से पूछा, माँ, आपको सारी बातें कैसे पता थी, जबकि आप तो थी ही नहीं उस वक्त? साची जी ने उसे देखते हुए कहा, हमें रूपा ने सब बता दिया था, और साथ में ये भी कि केसर ने उसे हल्दी वाला दूध ले जाते हुए देख लिया था, और गलती से उसके मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया था। हम समझ गए ऐसा कुछ ज़रूर होगा, इसलिए हमने पहले देखना चाहा कि केसर कितना गिर सकती है, पर वो तो औरत के मर्यादा से भी नीचे गिर गई, इसलिए आज हमें उसे जवाब देना पड़ा। वैसे भी उस बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं थी, वो बहुत साफ दिल की नेक बच्ची है। 2 साल से है यहाँ पर, हम जानते हैं उसे। बहुत प्यार से हमारी देखभाल करती है, बहुत ध्यान रखती है। साची जी के कहने पर रूहान ने बस मुस्कुरा दिया। साची जी ने गिलास उठाया पानी पीने की तो वो खाली था। जग देखा तो वो भी खाली पड़ा था। ये देखकर रूहान ने उनसे कहा, लाए माँ, हम ले आते हैं। ये सुनते ही उन्होंने उसे जग पकड़ा दिया। रूहान पानी लेने किचन में चला गया। इधर किचन में रूपा रानी रूहानी बैठी खाना का इंतजाम कर रही थी। रूपा ने रूहानी से कहा, दीदी, आप क्या कभी इधर उधर देख कर नहीं बोल सकती हैं? कितनी बार बोला है कि देख कर बोला करें, पर नहीं, आप तो आप हैं, कहाँ किसी की बात सुनने वाली हैं। रूहानी ने खाने की थाली और कटोरी साफ कर रानी को देते हुए कहा, अब इसमें मेरी गलती कहाँ? जब देखो भूतों की तरह कहीं से भी आके खड़े हो जाते हैं। और मुझे एक बात बताओ, ठाकुर होकर लड़कियों की बात ऐसे छुप के सुनना उन्हें शोभा देता है? अरे मैं बोलती हूँ क्या, जब देखो बिलोटी की तरह दबे पाँव चले आते हैं। खड़ूस सिंह ठाकुर ना जाने खुद को क्या समझते हैं। और तुझे मेरी गलती दिखती है, पर अपने भैया की नहीं। जब देखो कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है, आदमी है कि जिन? अरे कभी कभी तो लगता है कि वो जो मुहावरा बना है कि दीवारों के कान होते हैं, उसकी जगह ये बोलना चाहिए रूहान सिंह ठाकुर के कान होते हैं। पता नहीं कैसे इंसान है। ये कहते हुए जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि रूहान जग लिए खड़ा था और रूपा उसे देखकर शांत खड़ी थी। रूहानी ने पीछे बैठी रानी को रोनी सूरत बना के देखा और फिर मुंह आके फेर के रूहान को, जो इस वक्त बहुत गुस्से में था क्योंकि एक बार फिर
उसने अपनी तारीफ़ों के पुल रूहानी के मुंह से सुन लिए थे। रूहान ने जग रख दिया और रूपा से बोला, पानी भर के इस जग में माँ के कमरे तक पहुँचा दो रूपा, और ये बोल के वो चला गया। रूहानी कभी रूपा को तो कभी रानी को देख रही थी। रानी ने उससे कहा, आपका कुछ नहीं हो सकता है रूहानी। ये बोल वो हंस दी। रूहानी रोनी सूरत बना के खड़ी रही। रूहानी जब सब कर छत पर गई तो देखा रूहान अपनी छत पर था। उसने अपना मुंह फेर लिया और छत की दूसरी तरफ चली गई। वहाँ खड़ी वो ठंडी हवा को महसूस कर रही थी कि तभी उसके बगल में रूहान आकर खड़ा हुआ। उसे देखकर रूहानी थोड़ा घबरा गई। रूहान ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, दोबारा ऐसा ना हो तो अच्छा होगा। रूहानी ने सर झुका के कहा, सॉरी। रूहान को खामोश देखकर वो बोली, कुछ बोलूँ आपसे? रूहान उसकी बात पर खामोश रहा। रूहानी को लगा शायद उसकी हाँ है। उसने उसे देखते हुए कहा, आप आज मेरे लिए जैसे खड़े हुए 15 साल पहले अपने पिता के लिए क्यों नहीं खड़े हुए थे ठाकुर साहब? जब आपको एक अनजान लड़की पर भरोसा हो गया था तो अपने पिता पर क्यों नहीं? क्यों आखिर एक औरत के कहने पर आप मान गए कि आपके पिता गुनहगार हैं? मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कि बेटा अपने बाप पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता था क्या? क्या जवाब देगा रूहान रूहानी के सवालों का? क्या इस बार फिर से रूहानी ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।